दिल्ली की सियासत में ऐसा लगता है कि भूचाल सा आ गया है। भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही किरण बेदी को मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर पेश किया, अब लगता है जैसे कि पूरी दिल्ली की राजनीति किरण बेदी पर केंद्रित होती दिखाई दे रही है। अगर आप उनका जनसंपर्क अभियान देखें, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल उन पर प्रहार करते दिखाई दे रहे हैं और जैसे कांग्रेस अब उन्हें नाकाम और एक तरह से निस्नाबूद करने में पिल पड़ी है, ऐसा लग रहा है जैसे कि अचानक हर किसी को एक नया विरोधी मिलता दिखाई दे रहा है। क्या किरण बेदी वाकई दिल्ली के राजनीति में एक ऐसा किरदार बनकर उभर सकती हैं जो कि बहुत कुछ बदल सकती हैं? आइए देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। ये झाड़ू और ये है किरण बेदी। नहीं, चौंकिए मत, किरण ने पार्टी नहीं बदली है, वो तो केवल चर्चा कर रही हैं। अपने विधानसभा क्षेत्र में एक सफाई कर्मचारी से बीजेपी की सीएम कैंडिडेट और कृष्णानगर से प्रत्याशी किरण बेदी ने अपने नॉमिनेशन भरने से पहले क्षेत्र के स्थानीय लोगों से मुलाकात की। एक राजनेता की तरह कम, बल्कि एक सामाजिक कार्यकर्ता की तरह उन्होंने अपने क्षेत्र कृष्णानगर में आम आदमियों से सीधे संवाद साधने की कोशिश की। नॉमिनेशन से पहले किरण बेदी ने कृष्णानगर की सड़कों पर चक्कर लगाए और लोगों से उनकी समस्याएं सुनी। अच्छा ये बताओ कि झाड़ू वगैरह ठीक से टाइम से मिलता है? मैं झाड़ू का मिल नहीं रही कितने दिन से। मेरा नाम है किरण बेदी। हाँ, पहचान लिया, उतरते ही पहचान लिया। मैं आपकी सेवा में आई हूँ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे किरण बेदी ने सफाई कर्मचारी, रिक्शा चालकों से लेकर पेपर बांटने वाले हॉकर से भी मुलाकात की। एक नंबर भी मिलेगा, सिर्फ 9 बजे में अफसर ही नहीं मिलेंगे, एक नंबर भी मिलेगा। आप घुमाएंगे, मेरे खोंचे से किसी ने डंडा मारा, मेरे खोंचे से किसी ने पैसे मांगे, मेरे खोंचे से कोई जबरदस्ती ले गया, ये नहीं होगा दिल्ली में। किरण बेदी ने सड़क पर चाय बेचने वालों से हाथ मिलाया, उनका हालचाल पूछा और वादा किया कि अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री के नाते वो रोज सुबह 9 बजे यूं ही आम आदमियों से मुलाकात करने आएंगी। सियासत में नई होने के चलते वो खूब मेहनत कर रही हैं। कृष्णानगर इलाके में एक शख्स से बात करना चाह रही हैं, लेकिन महज 7 दिनों के अनुभव में किरण बेदी ने सियासत के अहम गुर भी सीख लिए हैं। लेकिन केजरीवाल की चुनौती से निपटना किरण के लिए आसान नहीं है। अब केजरीवाल के टारगेट पर सिर्फ और सिर्फ किरण बेदी हैं। कम से कम स्वतंत्रता सेनानियों को तो बख्श दीजिए, उनको तो भगवाकरण मत कीजिए स्वतंत्रता सेनानियों का। तो क्या किरण बेदी केजरीवाल को हरा पाएंगी? क्या वो मोदी के भरोसे पर खरा उतर पाएंगी? आज न्यूज नेशन पर किरण बेदी खुद बताएंगी क्यों उन्होंने किया सियासत में उतरने का फैसला। न्यूज नेशन ने किरण बेदी से बातचीत की। आइए जरा उनकी राय आरएसएस के बारे में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में और खुद भारतीय जनता पार्टी के बारे में और उनके मौजूदा विरोधी अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या है। आइए जरा देखते हैं उनसे यह खास मुलाकात। आप चाहे उन्हें क्रेन बेदी के नाम से जाने या आप उन्हें आयरन मेडन के नाम से जाने या फिर एक सामाजिक कार्यकर्ता, किरण बेदी आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर दिल्ली के चुनाव में हैं। इस वक्त न्यूज नेशन पर मौजूद हैं। किरण जी, स्वागत है आपका। आपके प्रतिद्वंदी अरविंद केजरीवाल आपको पैराशूट राजनीतिज्ञ कह रहे हैं। उनकी मर्जी। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल जो आज तमाम संज्ञाएं आपके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आपने तो वायदा किया था कि कभी आप राजनीति में नहीं आएंगे, आपने ये कहा था कि आपको राजनीति बिल्कुल रास नहीं आती, तो उनका कहना है कि आप अपनी ही बातों पर नहीं टिक पा रही हैं। उनको क्या प्रॉब्लम इसमें? लग तो रहा है आप उनकी प्रतिद्वंदी हैं, जाहिर सी बात है उन्हें दिक्कत तो होगी। ये उनकी प्रॉब्लम, मेरी नहीं। लेकिन आपको लगता है जिस तरीके की शब्दावली आपके लिए इस्तेमाल की जा रही है, चाहे आपके जो तमाम पुराने साथी और सहयोगी हैं, क्या ये उचित है? इस राजनीति को बदलने के लिए शायद बीजेपी मुझे लाई, क्योंकि मैं एक ओपन बुक हूँ जी, एक ओपन बुक हूँ। मेरे मूल्य मैं काम कर चुकी हूँ 40 साल की। आफ्टर ऑल पब्लिक सर्विस थी। आप टेलीविजन और अखबार वाले लिखते रहे, सब जानते हैं मैं क्या काम करती थी, कैसे काम करती थी, कैसे वो काम रिकग्नाइज हुआ। ये पब्लिक इंफॉर्मेशन है जी। मुझे लाए हैं वो स्वच्छ राजनीति के लिए,
एक अच्छी राजनीति के लिए, एक सभ्य राजनीति के लिए और एक पूर्ण ईमानदारी की राजनीति के लिए जी, मैं उसी पर चलूंगी। सो सभ्यता मुझे ये नहीं कहती हर चीज पर जवाब दो, ऐसी हरकत पर, ऐसे शब्दों पर। अरविंद केजरीवाल जी या उनकी पार्टी ये मान रही है कि दरअसल आपको इसलिए लाया गया है भारतीय जनता पार्टी में क्योंकि आपको बलि का बकरा बनाया जा सके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी डर गई है आम आदमी पार्टी से। क्या आपको इसमें कहीं कोई जमीन नजर आती है? कहां से खबर मिली? उन्होंने कहा जा हेड ऑफिस में जाके पूछा कि वहां लिखा है मिनट किया गया, इसको ये बनाओ। इमेजिनेशन जहां तक मर्जी ले जाओ, वही बात अब फिर से नेगेटिव इमेजिनेशन जी। बल्कि ये कहना कि लाए हैं डेमोक्रेसी को स्ट्रांग करने के लिए, स्ट्रांग कॉम्पिटिशन के लिए, एक कैपेबिलिटी के लिए, एक नई राजनीति के लिए। ये क्यों नहीं बोला? ये भी तो बोल सकते। उसी को उल्टा दूसरे शब्दों में इस्तेमाल करते जिनको मैं दोहरा भी नहीं रही जी। उस सुनने वाले को दोबारा क्यों एक ऐसी बात बताओ जो सभ्य नहीं है। आपको लगता है अरविंद केजरीवाल लगातार जब से दिल्ली की राजनीति में कूदे हैं तब से नेगेटिव राजनीति ज्यादा करते दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि उन्हें सकारात्मक तो कहीं कोई चीज नजर नहीं आती, उन्हें सब कुछ बदलने का मन करता है। आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। तो आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल सही रास्ते पर हैं? मैं जज नहीं करूंगी उनको, लेकिन आप उनके साथ काम कर चुकी हैं, क्योंकि आज अगर देखा जाए तो दिल्ली में मुकाबला आपके बीच यानी कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच ज्यादा प्रमुखता से होता दिखाई दे रहा है। वो आपके प्रतिद्वंदी हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल या उनकी पार्टी जिस तरह की राजनीति करने का दावा कर रहे हैं वो भी एक ईमानदार, स्वच्छ, भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति और दिल्ली का वायदा करते हैं? क्या वो अपने वायदे पर अभी तक खरे उतर पाए हैं? कैसे आंकती हैं आप उनके अभी तक के कार्यकाल को, जिसमें उनका 49 दिन का सरकार भी है? उन्होंने तो खुद लोगों से माफी मांगी, हमें माफ कर दीजिए, हम आपके वायदों को ठेस पहुंची, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपके साथ विश्वासघात कर दिया, हमें माफ कर दीजिए, आपने हमें विश्वास दिया था, हम छोड़ के चले गए, हमें माफ कर दीजिए कि हम चीफ मिनिस्टर दिल्ली से हटके प्राइम मिनिस्टर के साथ काशी चले गए, हमें माफ कर दीजिए कि हमारी नीयत खराब हो गई थी, हमें दिल्ली नहीं, हमें तो संसद चाहिए थी। माफी तो खुद मांग चुके बेचारे। तो ये जो माफी की राजनीति के बाद अब उनको फिर से एक बार जनता सब कुछ जानती है। जैसे भी आप उनसे इंटरव्यू करना शुरू करें या कोई भी बात करें, वो सीधे कहते हैं जी हमने तो कह दिया, अब जनता बताएगी आपको। जैसे कि सतीश उपाध्याय के मामले में ले लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उनके मामले उनका हमने मामले सामने रख दिए, जनता तय करेगी। अरविंद केजरीवाल जो कुछ कहते हैं कहने के बाद जनता के ऊपर छोड़ देते हैं। क्या वाकई में जनता तय करती है या अरविंद केजरीवाल तय कर रहे हैं? इसलिए आप लोगों ने, मीडिया ने एक शब्द उनके लिए बनाया था, शूट एंड स्कूट। ये शब्द मीडिया के बनाए जी। शायद इसमें वो बहुत प्रोफेशनल है। शूट एंड स्कूट, शूट करो और भाग जाओ, यही मैंने देखा, ये मीडिया का है। उन्होंने इस बात पर भी बड़ी आपत्ति जाहिर की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी सभा में उन्हें एनार्किस्ट कहा, जबकि ये खुद उन्हीं की कही हुई बात थी। उन्होंने खुद को एनार्किस्ट कहा था, और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनार्किस्ट कहते हैं तो इस पर उन्हें बड़ी आपत्ति होती है। उनका कहना है कि भाई उन्होंने ऐसे कैसे कह दिया। तो उनको चाहिए अपने आप से भी माफी मांगना जी, क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा था अनार्किस्ट हूं। हाँ, उन्होंने ये कहा था, मुझे एक दृश्य भी याद है, बाय चांस मैंने टेलीविजन वॉच कर रही थी उस वक्त। हाँ, मैं अनार्किस्ट हूं। ये राज्यसभा, ये राजपथ क्या है? परेड की क्या जरूरत है? ये परेड, ये मैं भर दूंगा लोगों से, क्या खर्चे करने की जरूरत है? होम मिनिस्टर कौन होते हैं? मैं उनको यहाँ बुलाऊंगा राजपति, ये है मेरा दफ्तर, यहाँ ये, मैं अनार्किस्ट हूँ, जो मर्जी कर लो। 3 दिन मेट्रोज, वो सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ठप रही, शास्त्री भवन वहां, प्लानिंग कमीशन वहां, सभी सब सेक्रेटेरिएट कहां, कोई फर्क नहीं पड़ा। आपको लगता है इसी तरह की राजनीति करने में माहिर हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कहती रही है कि वो धरना प्रदर्शन करने में माहिर है। आजकल कांग्रेस भी यही कहने लगी है कि अरविंद केजरीवाल धरना प्रदर्शन करने में माहिर हैं, इसके अलावा राजनीति नहीं कर सकते। क्या ये आपकी भावना ऐसी ही है? छोड़ दीजिए। कुछ एक सवाल इसलिए आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि आप उनके साथ भी काम कर चुके हैं, आपने अपना रास्ता अलग चुना था। जब अरविंद उस समय लगातार आप लोगों के साथ काम करते थे और उनसे अलग हुए कई ऐसे लोग ये कहते हैं कि बहुत तानाशाही रवैया उनका है, बहुत ही डिक्टेटोरियल तरीके से लोगों से बात करते हैं। क्या आपने उन्हें कभी ऐसा पाया था? चांस देने की बात होती है ना, कोई उनको मौका दे तो ना। जी। तो
डिपेंड करता है किन लोगों के साथ काम करते हैं जी। सो क्या वो लोगों को आई थिंक ये इशू है कि मे बी इज डिपेंड्स ऑन कि किन लोगों कौन है आसपास जी। अगर जी हजूर हैं तो चलेगा ना। आपके साथ कभी उन्होंने इस तरह की कोशिश की? होने नहीं दिया। कोशिश की उन्होंने? उनके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं था। उनका एक वक्तव्य है जो कि उन्होंने कई बार अपने पत्रकार मित्रों से, उस समय हम लोग से भी अच्छी बातचीत होती थी, उन्होंने कहा कि 2011 में जब आंदोलन चल रहा था उस वक्त आपकी संवेदनाएं भारतीय जनता पार्टी की तरफ थीं और एक मीटिंग थी जिसमें आप सब लोगों को आडवाणी जी से मिलने जाना था और आपने तब कहा था कि जरा आडवाणी जी के प्रति सॉफ्ट रहना। क्या ऐसी बातें उस वक्त हुआ करती थी आप लोग के बीच में? आडवाणी जी की तरफ सॉफ्ट रहना? जी। क्यों नहीं सॉफ्ट रहना? आप एक इतने बुजुर्ग के सामने जा रहे हो जो कि पैट्रियार्क भीष्म पितामह माने जाते हैं अपनी पार्टी के। सॉफ्ट नहीं, नम्र भी रहना। मैंने कहा था नहीं कहना था, होना नहीं चाहिए ये। अगर मैंने कहा जिसका मतलब इनको कहने की जरूरत थी कि सभ्य रहना। नहीं, उनका ये लेकिन मतलब मुझे याद भी नहीं। उसका मतलब ये निकाला गया कि आपने शायद ये जताने की कोशिश की कि हमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ नर्म रहना चाहिए और ये आपकी बात 2011 की ये है। तो हमें मिस्टर भूषण लेके गए थे, शांति भूषण जी। जी। मैं तो उस ग्रुप में थी, शांति भूषण जी लेके गए थे। सॉफ्ट रहना इसका मतलब मैं इनको डिक्टेट कर सकती थी? दैट मीन्स इनको ये मेरी डिक्टेशन सुन सकते थे? जी। सवाल नहीं उठता। सवाल ये उठता है कि हम लोग जब भी बीजेपी के पास गए थे तब तक लोकपाल के संशोधन के लिए जी। हमें बीजेपी ने कभी ठुकराया नहीं था। और उससे पहले मैं और हमने सिर्फ बीजेपी पे नहीं गए थे, सीपीआई के पास भी गए थे जी। आरजेडी पे हम सभी के पास गए थे जी। उस वक्त, क्योंकि सबके हेल्प चाहिए थी ना राज्यसभा में। जी। राज्यसभा में जिनका सभी के पास गए थे। तो आप सिर्फ बीजेपी को सिंगल आउट क्यों कर रहे हो? तो हम तो सबके पास गए थे। नहीं, शायद उनका कहने का मतलब ये है मैं आपको बता कि आप शायद शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ बहुत सॉफ्ट रहे। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जी। कि जब हम बीजेपी के पास जाते थे उस संशोधन कबूल करते थे जी। मानते थे कि हाँ अच्छा लोकपाल चाहिए। और अरुण जेटली जी जो लीगल ब्रेन्स थे इनके, उस संशोधन के लिए मूवमेंट अमेंड करते थे। तो सवाल उठता है कि मैं इनसे ये पूछती थी कि आप बीजेपी की मदद ले रहे हो, बीजेपी आपको इनकार नहीं कर रही, तो फिर आप इनके खिलाफ हॉस्टिलिटी क्यों रखते हो? जी। ऐसे पूछना। लेकिन इनको प्रॉब्लम तब थी असली जब बाबा रामदेव ब्लैक मनी का केस के बारे में बोलते थे। जी। एंटी करप्शन ही तो बोल रहे थे। जी। तो मैं बोलती थी चलो बाबा रामदेव के यहाँ, जी। क्योंकि एक आवाज में बोलेंगे तो जल्दी कानून मिलेगा। क्योंकि मैं चाहती थी अब सभा खत्म भी हो, ये आंदोलन कितनी देर चलेगा। जी। तो एक आवाज को इकट्ठा क्यों ना करें? जी। इकट्ठा करने से हमें जल्दी कानून मिल जाएगा। लेकिन ये नहीं चाहते थे। क्यों? आपको क्यों ऐसा लगता था? क्योंकि बाबा रामदेव से भी हमने भी बात की थी। उसको वो एडवर्सरी समझते थे। तो आप मदद भी लेते हैं और उनको एडवर्सरी भी समझते हैं। एडवर्सरी कह के, भगवा कह के दूर कर देते। तो मैं कहती थी भगवे में क्या प्रॉब्लम है? आवाज तो एक ही है ना जी। भगवा है, ठीक है, त्यागी है, भगवा रंग है, लेकिन बात तो वही कह रहे हैं। वो ब्लैक मनी की कह रहे हैं, हम कानून के लिए कह रहे हैं। जी। क्यों नहीं मिलकर आवाज उठाते? मैं दोनों को जोड़ने में लगी रहती थी कि अरे आवाज तो एक है, क्योंकि कांग्रेस के ऊपर जितना प्रेशर पड़ेगा उतनी जल्दी हमें कानून मिलेगा। तो मेरा इंटरेस्ट था कानून लाने में, इनका इंटरेस्ट मालूम नहीं कानून लाने में था कि प्लस कुछ और था। क्या उस इनका प्लस का नहीं मुझे क्या अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगियों का इंटरेस्ट इस बात पर था लगातार कि किसी तरीके से अपने आप को लाइमलाइट में बनाए रखें और किसी तरीके से अपनी जगह खुद बना लें? क्या पॉलिटिकल एस्पिरेशंस बिल्कुल शुरू अगर हमारा इंटरेस्ट यूनाइटेड होता तो हमको कानून शायद बहुत पहले मिल चुका होता। लेकिन आपकी व्यक्तिगत रीडिंग क्या रही? क्या आपने इस वजह से अपने आप को अरविंद केजरीवाल और तमाम बाद में मुझे पता चल रहा है जी अंडरस्टैंड करने में जी कि क्यों ऐसे करते थे। फिर मैं कई बार हमारी मीटिंग होती थी और हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। ये ऑन रिकॉर्ड है, मैं कोई ऑफ रिकॉर्ड नहीं बोल रही। ये वो ढूंढ सकते हैं, वो ढूंढ के कह सकते हैं नहीं देखो इसने ये नहीं कहा था, वो ढूंढ लें, यही मिलेगा। लोग ये आरोप है कि आपकी सभा में आरएसएस भी आई थी। जी। तो मैं बोलती थी वेट अ मिनट, आरएसएस देश का नागरिक नहीं?
आरएसएस देश की सेवा नहीं करता, आरएसएस देश विद्रोही है, आरएसएस फॉरेनर है, ये उसका वो भी नहीं चाहता कानून आए, तो क्या प्रॉब्लम है अगर कह दे? पता नहीं कौन आया था, सभी आए थे, कम्युनिस्ट भी आए, आरएसएस भी आए, राइट भी आया, लेफ्ट भी आया, जो कानून मांगता था वो आया, तो क्या प्रॉब्लम है? बट नो, बट मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं अपनी आवाज रखती रही। मेरी आवाज ऐसी थी इंक्लूसिव जी, मेरा मकसद था कानून मिले, ये हमारे में प्रॉब्लम थी, लेकिन फिर भी हम लोग चलाते रहे फाइनली। सो मैं ये कहूंगी कि ये इश्यूज थे जहां मेरी क्योंकि इंक्लूसिव अप्रोच थी, तो इन्होंने उसको ऐसे रीड किया कि मैं वह हूं, मैं वह नहीं थी, मैं इंक्लूसिव थी। मैं कांग्रेस के खिलाफ 100% थी, क्योंकि हमारे साथ बहुत ज्यादा धोखे किए, माफ करना, क्योंकि उन्होंने स्कैम्स बड़े दिए। मैं ऐसे नहीं बोल रही धोखा दिया, स्कैम्स दिए, जिसकी वजह से हमको 2 साल अपने जीवन के दिए। हमने बहुत ज्यादा काम किया, बहुत तपस्या की, शायद उसने मुझे बहुत शिक्षा दी, मुझे पॉलिटिकली अवेयर कर दिया ज्यादा। मैं पहले एडमिनिस्ट्रेशन से ज्यादा अवेयर थी। सो मैं समझती हूँ कि क्योंकि ये एटीट्यूड था, लेकिन कुछ इनका ऐसा भी था जो एक्सपोज हमारे सामने नहीं, कोर ग्रुप में नहीं होता था, लेकिन पीछे शायद जो बाद में पता चलता है कि हमने मीटिंग इकट्ठी फिक्स की थी, ये टर्न अप नहीं किया। तो पूछते थे क्यों नहीं किया टर्न अप, इधर जाओ चलो मीटिंग, नहीं आया, उसमें हम चले गए, सडनली नहीं आ सका, ये हुआ। तो ये कहीं ना कहीं कुछ चीज पैरेलल चल रही थी जो हमें नोटिस में नहीं आई, लेकिन फिर भी हमने उसको शक भी नहीं किया। उसका अपना रास्ता ढूंढ रहा था, मैं एक ही रास्ते पे कंटिन्यू चल रही थी। इसलिए अन्ना के साथ जब तक कानून नहीं आया लोकपाल का, मैंने उनका साथ छोड़ा नहीं। लास्ट में भी मैं अन्ना से के साथ अनशन पहली बारी एक्सपीरियंस किया कि मैं अनशन कर सकती हूँ, 2 दिन पानी के बिना रह सकती हूँ। ये भी नहीं मालूम था कितनी देर चलेगा, लेकिन खुशकिस्मती से वो समाप्त हो गया और कानून हमें मिल गया। किरण जी, अन्ना हजारे का आपने जिक्र किया, एक खबर बहुत चल रही है, मैं नहीं जानता उसमें कितनी सच्चाई है, इसलिए मैं सीधे आप ही से पूछ लेता हूँ। आपने अन्ना हजारे से संपर्क साधने की कोशिश की और उन्होंने आपसे बात करने से इनकार कर दिया, क्या ये सच है? उनकी तरफ से मैसेज नहीं आया अभी तक, ये सही है। आपको अफसोस है इस बात का कि अन्ना जी ने आपका समर्थन नहीं किया या फिर आपको आशीर्वाद नहीं दिया? अन्ना मुझे बहुत बहन करके बहुत आशीर्वाद देते हैं। मैं तो हमेशा उनके ऐसे लेके, जब भी मैं उनको मिलती हूँ ऐसे झुक के, तो वो ऐसे करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक समय बदलने से जब वो अंडरस्टैंड कर लेंगे कि मैं राजनीति में क्यों आई हूँ, दिल्ली के लिए अपने आप को पूर्ण समर्पण के लिए आई हूँ, वो बहुत खुश होंगे। मुझे लगता है कि उनकी थिंकिंग में सिर्फ उनको एक्सप्लेन जरूर करना है कि अन्ना, मैं ये अपने आप को, जैसे आप समर्पण है ना, मैं भी समर्पण ही करने आई हूँ, सिर्फ ये रूप दूसरा भी है, तो आप ये विश्वास करके चलो कि आपकी बहन भटकेगी नहीं। और आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल रहने के साथ साथ, और अब मुख्यमंत्री का चेहरा भी आप हैं, अगर सत्ता आपके हाथ में आती है तो आप सरकार उसी तरीके से चला पाएंगी जो आप चाहती हैं? क्योंकि आमतौर पे माना जाता है कि राजनीतिक दल अपने तरीके से चलते हैं, व्यक्ति अलग रह जाता है। अच्छी सरकार अब पॉलिटिकल लीडरशिप चाहती है। मेरी पहली मीटिंग जो प्राइम मिनिस्टर साहब से हुई है, जब मैं आशीर्वाद लेने गई उनसे, जो भी बात की उन्होंने बड़ी रिस्पेक्ट की, और बल्कि मैंने ये पूछा, सर अपने गुड प्रैक्टिसेस दीजिए मुझे, मैं बैठ के समझाऊंगा, आपको बताऊंगा। लेकिन 2 गुड प्रैक्टिसेस मैं उनसे ले आई, 2 जो दिल्ली में लागू होंगी और जो अमित शाह जी ने मुझे बताई। एक गुड प्रैक्टिस उन्होंने ये बताई कि हम एक दिन पूर्ण कार्यकर्ताओं के लिए रखते थे हफ्ते में, जिसमें सारी कैबिनेट भी बैठती थी, सेक्रेटेरिएट के ऑफिसर्स भी बैठते थे, सबकी कलेक्टिव सुनवाई होती थी और सबका कार्य मेरिट्स पे होता था, मामला समाप्त। कार्यकर्ताओं फिर 4-5 दिन अपना काम में लगे रहते थे, घूमते थे शहर दूर दूर, राइट। उनकी कदर करते थे, जिनकी वजह की मेहनत से आप आए। दूसरी चीज ये कहते थे, मैं पब्लिक ग्रीवेंसेस के लिए भी एक दिन रखता था पूर्ण, फिर से ऐसे और वो अफसरों के साथ और अपने कैबिनेट के इवन एमएलए भी बैठते थे कि सुनो अपनी अपनी बात। तो हर एमएलए घबराता था कि मेरी पार्टी, मैं पहले सुनवाई कर लूं, ये सीएम तक ना जाए। कहते इतना जबरदस्त, लोगों को भी पता चल गया था बुधवार मेरा, कार्यकर्ताओं को पता था शुक्रवार मेरा,
बाकी दिन सरकार के डिस्टर्ब मत करना। बिल्कुल। मोदी जी के बारे में एक आपकी टिप्पणी थी, मैं उम्मीद करता हूं कि इसके बारे में आप कुछ न कुछ तो जरूर कहेंगे। मैं गुड दैट मीन्स जो मुझे बता रहे हैं तो क्या चाहते हैं वो। बिल्कुल। मैं एक आपका ट्वीट जो आपने किया था 16 मार्च 2013, इसमें कितनी सच्चाई है आप बेहतर बता सकती हैं। और ये मोदी जी के संदर्भ में था। अदालतें उन्हें अब तक बरी करती रही हैं, लेकिन एक दिन नमो को दंगे में हुए जरसंहार के लिए जवाब जरूर देना होगा। क्या ये ट्वीट आपका है? जवाब मिला ना जी। पब्लिक संपर्क से, वोटिंग से। जी। क्योंकि ये था मीडिया का इम्पैक्ट। जी। आफ्टर ऑल मेरे पास तो डायरेक्ट थी नहीं, जो हवा फैलती जा रही थी जी। वही तो इन्फॉर्मेशन थी। स्मृति ईरानी ने भी तो रिग्रेट किया था जी। क्योंकि इट वाज बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ हाइप दैट हैड बीन क्रिएटेड। जी। दैट हाइप बर्स्ट, कोर्ट्स बर्स्ट इट एंड पीपल वोटेड फॉर हिम एंड एक्सेप्टेड देम एज देयर रियल लीडर। जी। दिस इज एंड उसके बाद की ट्वीट्स पढ़े। जी। सो मैं जो हूं, जो अंदर हूं वो बाहर हूं। तो यानी कि आज आप इसी ईमानदारी की वजह से शायद जी। उनको मैं पसंद हूं। 100% आज आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में यकीन है, भरोसा है उन पे? अभी तक तो मुझे यकीन है। अभी तक तो जो भी मैंने देखा है, मैंने नहीं देखा उनको कोई चीज अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए करते। जी। वो इस वक्त देश को बहुत ऊंचाई तक ले जा रहे हैं, जो सभी के भले के लिए। और आज अब मेरा समय आ गया था कि मैं भी योगदान दे दूं पूरा। अगर ऐसे ये लगे हुए उनकी और उनकी कैबिनेट, मैं बता दूं जी। पूर्ण समर्पण पे, और हर कार्यकर्ता को जिसको मैंने देखा है जबरदस्त समर्पण पे, एब्सोल्युटली एग्जेम्पलरी है ये। जी। और मैंने देखा इन्हीं की वजह से हमारा आज राष्ट्र जुड़ा हुआ है, नहीं तो ये बिखरे बिखरा होता, टुकड़े टुकड़े हुआ होता है सब। किरण जी, हमारी शुभकामनाएं आपको। उम्मीद करते हैं कि आप जिस मकसद के लिए निकली हैं उसमें आपको सफलता जरूर मिले। बहुत धन्यवाद न्यूज नेशन से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।